नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा साथियों सदा समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ को, बल्कि साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और किसी भी प्रकार के हिस्ट्री विषय के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो सेंटर लेवल का हो, उसी करेक्ट करने के लिए आप हमें फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट के माध्यम से भी और फिलर फोरम के ऐप के माध्यम से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें साथ फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथ ही, वहाँ पर मैं खुद अपडेट्स डालता रहता हूँ अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो कुछ चीज़ें, जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो यहाँ पर छूट जाते हैं, उन्हें मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। और नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह भी हम टेलीग्राम पे डालते हैं। कल भी हमने पीडीएफ डाली है, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और मिडिवल इंडिया तीनों से संबंधित पीडीएफ डाली है, तो उन्हें भी आप जा करके देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स कह सकते हैं एक प्रकार से उन्हें, और बहुत सारी बुक्स पीडीएफ के माध्यम से डाली है। तो जो जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी, उनमें से आप नोट्स बना सकते हैं और उनको मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारे सिस्टम के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हमारी आज की क्लास का टॉपिक कौन सा है। तो साथियों आधुनिक काल के अंदर व्यापारिक कंपनियां हमारा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो व्यापारिक कंपनियों को आज हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैलाव क्या रहा, उन्होंने अपना शासन प्रशासन के सुदृढ़ीकरण कैसे किया। ठीक है, अन्य कंपनियों से प्रतिद्वंदिता कैसे ली, उनको हराया कैसे, क्या कौन कौन से युद्ध लड़े उन्होंने और कौन कौन सी उनकी संधियाँ हुई। तो ये वन बाय वन करके हम सारा टोटल डिटेल देखते हैं आज। ठीक है, तो वही चैप्टर हमारा व्यापारिक कंपनियां। व्यापारिक कंपनियों के अंदर ब्रिटिश प्रसार, ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटिश शासन का प्रचार और प्रसार भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो सारा आज हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो सबको पता है साथियों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर आई थी। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी और धीरे धीरे करके साम्राज्य को कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो 1623 तक, 1600 देखिए साथियों क्या है, टाइम हमारे पास कम है, लगभग 2 महीने का ही समय बचा है। जून मिड के अंदर, मध्य जून के अंदर एग्जाम होने की संभावनाएं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, टाइम आपको देना पड़ेगा ज़्यादा। यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा, टेलीग्राम पे पढ़ाऊँगा, गूगल मीट, हाँ गूगल मीट के बारे में फिर बता रहा हूँ साथी। गूगल मीट संडे को होने जा रही है, वही टाइम अपना 9 बजे का रहेगा। लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो मेन लिया करो यार, देखो। ठीक है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग्स तो साथ संभव नहीं है वीडियो लाइव के माध्यम से, आपको पता है इस चीज़ का। मैक्रो मैं पढ़ाऊंगा आपको, यहाँ पर वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो इस चीज़ के लेकर के। ठीक है, सिस्टम को हम मैनेज करके चलेंगे। तो वीडियो क्या बोलते हैं, गूगल मीट का लाइव सेशन रहेगा हमारा, संडे को रात 9 बजे रहेगा। लिंक आपको टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो टाइम से अपना ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री से विषय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वारी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं निर्बेझिझक होकर के। हम उस पर डिस्कशन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1623 तक इन्होंने क्या कर लिया साथियों, अपने अड्डे बना लिए थे, व्यापारिक अड्डे बना लिए थे, व्यापारिक कोठियाँ, व्यापारिक कारखाने स्थापित कर लिए थे। किन किन शहरों में, सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मूसलीपट्टम में, बड़ौच में और गुजरात में। ठीक है, तो ये जो 1623 तक जो है मेन ये इन्होंने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर अपने व्यापारिक कारखाने, कोठियाँ खड़ी कर ली थी, के लिए बंदी कर ली थी इन चीज़ों की। ठीक है, और 1639 के अंदर साथियों मद्रास को लीज पर ले लिया था इन्होंने। 1639 में मद्रास का जो विजयनगर का शासक था, विजयनगर का शासकों के अधीन जो चंद्रगिरी का शासक था, उससे मद्रास को लीज पर लिया था इन्होंने। ठीक, और बाद में फिर चंद्रगिरी के शासक थे, मद्रास को छीन लिया। ये बहुत ही धोखाधड़ी वाली कौम है साथियों। ब्रिटिशर्स लोग जो होते हैं ना, कभी विश्वसनीय लोग नहीं रहे हैं ये। इन्होंने धोखाधड़ी के माध्यम से पूरे साम्राज्य को कब्जा किया था, और ये आज भी वही चल रहा है मामला। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, लोग कहते हैं पहले होता था, नहीं, आज भी हो रहा साथियों। पता ही नहीं आप लोगों को मामला चल क्या रहा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ा गेम चल रहा है। टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में। मद्रास को लीज पर ले लिया था, फिर उसी से अगले साल 1640 के अंदर चंद्रगिरी के शासक से मद्रास को छीन लिया इन्होंने। चंद्रगिरी का शासक जो साथियों मातहत था, विजयनगर साम्राज्य के क्या बोलते हैं राजाओं के अधीन था ये। ठीक है, ये हो गया इनका। हाँ, और
1661 के अंदर बम्बई दहेज में मिला। क्या बात है, दहेज में कोठी कार मकान मिलते हो देखे होंगे, जमीन मिलती देखिए, किसी देखा पूरे का पूरा शहर ही दहेज में मिल गया होगा। इन भाई साहब को मिला था। किन भाई साहब को मिला था? 1661 के अंदर चार्ल्स टू जो इंग्लैंड का राजकुमार था, उसकी शादी हुई थी शादी पुर्तगाली राजकुमारी से, जिसका नाम था कैथरीन बरगंडाजा। क्या नाम था? कैथरीन बरगंडाजा। पॉइंट टू बी नोटेड जस्ट नाउ माय डियर बॉय एंड गर्ल्स, जस्ट नाउ नोटेड। तो उसका चार्ल्स टू जो कि इंग्लैंड का राजकुमार था, जिसका नाम था चार्ल्स टू, और पुर्तगाल की राजकुमारी जिसका नाम था कैथरीन बरगंडाजा। कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूँ, नोट कर सकते हो साथ के साथ में। कैथरीन बरगंडा, इन दोनों की शादी हुई। तो चूंकि इसके ऊपर पुर्तगालियों का कब्जा था, किसके ऊपर? बम्बई के ऊपर उस समय। तो पुर्तगाली शासकों ने क्या किया? पुर्तगाल के ऊपर बम्बई को दहेज के रूप में उनको दे दिया। किनको? चार्ल्स टू को, राजकुमार को, क्योंकि उनका दामाद हो गया था वो, और दामाद के लिए सब कुछ हाजिर होता है। तो उनको उन्होंने दामाद को, चार्ल्स टू को दे दिया दहेज में। और दामाद ने, भाई साहब ने क्या किया? दामाद जी कितने समझदार थे कि दामाद जी ने कंपनी को किराए पे दे दिया। और किराया कितना था? 10 पाउंड सिर्फ, 10 पाउंड ओनली, और वो भी मंथली नहीं था, 10 पाउंड वार्षिक था ये, ईयरली, सालाना किराया था, ईयरली रेंट था, सिर्फ ओनली 10 रुपीज़ और 10 पाउंड, 10 रुपये कह सकते हो हमारे लोकल भाषा में, वही। ठीक है, तो बम्बई को दहेज में मिल गया ये, इन पर बम्बई के ऊपर भी इनका कब्जा हो गया अब। ठीक है, और आगे क्या हुआ? 1667 में इन्होंने क्या किया कि जो इनका व्यापारिक कारखाना था सूरत के अंदर, जो बड़ा कारखाना था, जहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कह सकते हैं आप, उसको इन्होंने पोस्ट कर दिया बम्बई में। क्यों? बम्बई इनको परमानेंट जगह मिल गई। बम्बई परमानेंट मिल गई तो बम्बई में ले आइए हेड ऑफिस को, वहाँ पर इन्होंने हेड ऑफिस बना दिया। सूरत से ट्रांसफर करके बम्बई ले आए, बम्बई में बना दिया उन्होंने हेड ऑफिस, व्यापारिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दिया बड़ा। इंग्लैंड से डायरेक्ट ऑफिस आ गया यहाँ पे बम्बई में। बम्बई से इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता था बम्बई से चलने लगा अब। ठीक है, टाइम टू टाइम माइंडसेट को धीरे धीरे सेटिंग किया करो, कहाँ पर मामला चल रहा है। बम्बई बोलो तो बम्बई जो माइंडसेट जानी चाहिए, सूरत में बोलो तो माइंडसेट सूरत में रहना चाहिए। ठीक है, तभी समझ में आएगी बातें। और उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए, इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए जिन्होंने इस शासन प्रशासन में को बढ़ाने में अहम भागीदारी निभाई। कौन कौन से? एक थे ऑक्सनडेन करके, इनका टाइम पीरियड रहा है 1662 से 1669 के बीच में, ये इनका टाइम पीरियड रहा है, इसमें इन्होंने काम किया। और 1669 टू 1677 के जेराल्ड ओंगियर या जेराल्ड ओंगियर, एक ही बात, कहीं जेराल्ड मिलेगा कहीं गेराल्ड मिलेगा, कन्फ्यूज मत होइए, एक ही चीज़ है। ठीक है, गेराल्ड ओंगियर आ गए, इनका ये टाइम पीरियड था। और 1682 टू 1690 के बीच में थे जॉन चाइल्ड का टाइम पीरियड। जॉन चाइल्ड ने अपना काम किया यहाँ पर आकर के, और कंपनी की शासन को और ज़्यादा मजबूत किया और फैलाया धीरे धीरे करके। ठीक है, सुदृढ़ होगी कंपनी की सुरक्षा। यहाँ तक 1659 में पूर्वी भारत को जीता इन्होंने साथियों, 1659 में पूर्वी भारत को जीता, सबको पता है। ठीक है, कौन कौन सा जीता? पूर्वी भारत ने बंगाल को, बिहार को और उड़ीसा को धीरे धीरे करके। बंगाल जो कि उस समय का बहुत बड़ा प्रांत था साथियों, है, धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू कर दिया, बंगाल में भी, बिहार में और उड़ीसा के अंदर। ठीक है, 1651, 1656 और 1672 ये 3 साल ऐसे जहाँ पर इनको मुगलों से फरमान मिले साथियों, मुगलों से फरमान मिले, अलग अलग मुगल शासकों के। क्योंकि यहाँ पर तो साथ दो टाइम पीरियड में तो क्या बोलते हैं, शाहजहाँ रहा था, शाहजहाँ के बाद यहाँ पे भी शाहजहाँ रहा था, और 1658 के बाद शाहजहाँ को कैद कर लिया था औरंगजेब ने, और ये फरमान जारी किया औरंगजेब ने। ये दो चीज़ें थी शाहजहाँ के टाइम में और ये थी औरंगजेब के टाइम में। यहाँ पर देखो चीज़ें ना मैच कर रही हैं साथियों, समकालीन चल रही हैं चीज़ें। ध्यान दिया करो कि कौन से हमारे यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और डेट जैसी आपके सामने आई, आपको माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि उस डेट पे, उस समय काल में कौन सा शासक राज कर रहा था, किस क्षेत्र में। ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो ना आपके माइंड में ज्योग्राफिकल एरिया बनना चाहिए। मेरे बन जाता है, धीरे धीरे करके आप थोड़ा स्टडी करोगे, रियलाइज करोगे चीज़ों के, बन जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मुगलों को फरमान दे दिया।
अच्छा हाँ, अब इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, किसने, औरंगजेब ने क्या किया, 1680 के अंदर जजिया कर लगा दिया। किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। है मजा लोगों के ऊपर लगाता सुना होगा, कोई नहीं बताएगा। जजिया कर लगा दिया कंपनी के ही ऊपर भाई साहब ने, औरंगजेब ने 1680 के अंदर। ठीक है, क्यों क्यों, क्योंकि ये कुछ गड़बड़ियां करने लग गए थे। औरंगजेब बहुत कट्टर था, मानते कट्टर था, लेकिन बहादुर बहुत था, बहुत मारा। मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। औरंगजेब ने मार मार के इनको फुलटा द्वीप पे भगा दिया था अंग्रेजों को, माफ़ी मांगी, 2-1.5 लाख का जुर्माना दिया, चुंगी और जजिया कर दिया इन्होंने, पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो वही मामला है। इसके बाद क्या हुआ, 1690 के अंदर इन्होंने साथियों क्या किया, कालीकाता गांव ले लिया नवाब इब्राहिम खां से। ठीक है, जो कि उस समय पे औरंगजेब का फरमान के थ्रू नवाब इब्राहिम खां से कलकत्ता को। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, 1698 के अंदर इन्होंने जमींदारी खरीदी। जमींदारी खरीदी मतलब बताता हूं, एक मिनट। 1669 में सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता, ये 3 जगह, 3 गांवों को इन्होंने गोद ले लिया एक प्रकार से, और यहाँ के इस क्षेत्र की जमींदारी खरीद ली। जमींदारी खरीदी मतलब जमीनों के ऊपर राजस्व उगाने का अधिकार खरीद लिया, कि भाई इस क्षेत्र के अंदर टैक्स कलेक्शन हम करेंगे। और मुगल शासक को एक फिक्स अमाउंट दे दिया कि हम आपको इतना अमाउंट सालाना देंगे और बाकी यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हम अपने हिसाब से संभालेंगे। इसमें क्या हुआ कि मुगल को जो शासक थे उनको ये फटीक से मुक्ति मिल गई एक प्रकार से, कि यार वहाँ जाकर कौन कलेक्शन करे, कोई दे ना दे, कैसे क्या करें। तो उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने ठेका दे दिया एक प्रकार से अंग्रेजों को। अंग्रेजों की बाँछें खिल गई, अंग्रेजों को मजा आ गया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फिक्स अमाउंट देना था उन्होंने मुगलों को, और बाकी उन्होंने पूरा सिस्टम को अपने साथ मैनेज किया और निचोड़ा उसको। यहां से शुरुआत हुई साथियों, टर्निंग पॉइंट था ये बहुत बड़ा। मुगलों ने सोचा नहीं, इतना लंबा नहीं सोचा, अंग्रेज दूरदर्शी निकले इस मामले में। ठीक है, उन्होंने पल्ला झाड़ा, मुगल शासकों ने क्या, छोड़ो यार क्या फर्क पड़ता है, दे देते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे। अंग्रेजों इस थी बहुत तेज थे। इसी प्रकार धीरे धीरे करके उन्होंने शासन प्रशासन को कब्जा करना शुरू कर दिया पूरे ऑल ओवर इंडिया। देखेंगे, ठीक है। ये वही कालीकाता जो आगे चल करके यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता बसाया, फिर इसका नाम बदल कर दिया कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता से कलकत्ता आजकल आप लोग बोल देते हैं। तो कलकत्ता से हमारे एक स्टूडेंट है जिसका नाम पायल है, अगर हो तो प्रेजेंस बोलिए मैम, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो जमींदारी खरीद ली इन्होंने, जमींदारी के बदले में उन्होंने एक फिक्स अमाउंट दे दिया मुगल शासकों को, और वो खुश हो गए। आगे क्या हुआ, 1717 के अंदर फर्रुखसियर ने फरमान जारी कर दिया साथियों। औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद में जो वन बाइबल का शासक बना था फर्रुखसियर, इसने फरमान जारी कर दिया। जॉन सरमन नाम का जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो फरमान पाने में सफल हुआ। ठीक है, और फरमान मिल गया तो उनको और ज्यादा अधिकार मिल गए। फरमान के थ्रू फर्क सुन लिया तो उनको और ज्यादा अधिकार मिल गए। डिटेल टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, देख लेना क्या क्या राइट्स दिए थे। 1757 से लेकर 1764 के बीच में यहां पर 2 युद्ध हुए। कौन कौन से युद्ध हुए? कौन कौन से युद्ध हुए साथियों? प्लासी का युद्ध 1757 में, ये प्लासी का युद्ध, और यहां पर हुआ था बक्सर का युद्ध। ये दोनों आपने देखने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। कोई क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे, यूजी में पढ़ा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन सब में पढ़ाया जाता है, 10+2 में पढ़ाया जाता है। कुछ है बड़ा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये अब आप लोग देख लेना। ठीक है, 1757 के प्लासी का युद्ध जो कि टर्निंग पॉइंट था, और 1764 का ये मेन युद्ध था, बक्सर का युद्ध बिहार के अंदर हुआ था, जिससे कि बाद में अंग्रेजों का पूरी भारत के ऊपर पूर्णतः कब्जा हो गया था। मुगल शासकों को उखाड़ फेंका था उन्होंने। डिटेल आपको मैं टेलीग्राम पोस्ट करूँगा, आप लोग देख लेना। क्लियर? अब आता फ्रांसीसी कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी साथियों क्या हुआ कि लुई 14 फ्रांस का उस समय शासक जो था वो लुई 14वां था। लुई 14वां का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था? कोलबर्ट। तो उसके प्रयासों के फलस्वरूप 1664 के अंदर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। कब होता है? 1664 के अंदर। ये बहुत लेट आने का इनका क्या कारण था साथियों कि ये अफ्रीका में फंसे रहे। फ्रांसीसी जो थे अफ्रीका के अंदर फंसे रहे थे, मेडागास्कर वगैरह के अंदर ये अपना साम्राज्य विस्तार करने में लगे रहे थे। भारत के ऊपर इनका ध्यान कम गया था, और जब तक गया था जब तक देरी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कब्जा लिया था बहुत सारी चीज़ों को। तो ये तो बेचारे बहुत सबसे लेट आए थे देखा जाए तो एक तरह से। ठीक है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी में कुछ और बोलते हैं उसको,
ये आ गई थी यहाँ पर 1664 के अंदर, ठीक है। अब इन्होंने शासन साम्राज्य को कैसे विस्तार किया, क्या शासन प्रशासन चलाया इन्होंने, कौन कौन से युद्ध हुए वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इनका क्या हुआ था, 1667 के अंदर फ्रांसिस बेकेरान आया था। फ्रांसिस केरान करके ऑफिसर जो था वो आया था भारत में 1667 के अंदर। उसके बाद फिर और आए, पहला अकेला आया, फिर अपने साथ और चीज़ों को लेकर के आया, और उन्होंने अगले साल 1668 के अंदर सूरत के अंदर कारखाना खोला पहला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश का सबसे पहला कारखाना कहाँ खोला ब्रिटिशर्स ने, पुर्तगालियों ने कहाँ खोला, डचों ने कहाँ खोला, और फ्रांसीसियों ने कहाँ खोला। ये चार मेन चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला कहाँ अपने अपने व्यापारिक कोठियाँ बनाई या कारखाने बनाए या जो भी है, वो मैच मेकिंग में आएंगे आपके, और कब बनाए, टाइम भी नोट कीजिए, टाइम और जगह दोनों आपके मैच मेकिंग में आएंगे, देख लीजिए इसको। क्लियर। 1668 में सूरत में, और 1669 में मुसलीपट्टनम, दक्षिण भारत में जो है मुसलीपट्टनम के ऊपर इन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया। उसके बाद में 1673 में पुडुचेरी को कब्जा किया फ्रैंको मार्टिन, और इसका एक साथी होता लेस्पिने करके, दो लेस्पिने था, लेस्पिने ही था शायद, कंफर्म देख लें एक बार यार जरा इस चीज़ को, ठीक है। फ्रैंको मार्टिन जो पुडुचेरी, जिसको बाद में आधुनिक पांडिचेरी जो है, यूनियन टेरिटरी है ना पांडिचेरी, तो पांडिचेरी का स्थापना करता माना गया है फ्रैंको मार्टिन। दो साथी थे, फ्रैंको मार्टिन मेन था, एक साथी लेस्पिने करके था शायद वो उसका नाम। तो ये दो था, ये दो लोग थे। इन्होंने किससे, शेर खान लोधी से ले ली थी पुडुचेरी, शेर खान लोधी से, ठीक है, जो कुछ समय का शासन था वहाँ का, इसलिए। और इसको डेवलप करके पांडिचेरी नाम दिया इसका, धीरे धीरे डेवलप किया उसको अपना शासन प्रशासन के माध्यम से, और अपना वो ऑफिस बनाया वहाँ पर, और वहीं से गतिविधियाँ चलाई, और डेवलप हो गया बाद में चल करके पांडिचेरी, जो कि आधुनिक पांडिचेरी जिसका नाम है, वही पांडिचेरी। फिर क्या हुआ था, तो 1665 से लेकर 1685 के बीच में 20 सालों के बीच में फ्रांस के राजा ने 74 शिप भेजे, बड़े, 1 बाय 1 करके, एकदम एक साथ नहीं बोले भेजे, 1 बाय 1 करके, थोड़े थोड़े करके, टाइम टू टाइम शासन प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए 74 जहाज भेजे, सैनिकों भर करके भी, और वो अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए उसने भेजे। लेकिन इनका साथियों क्या बात था कि ये कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि इनके पास पूंजी बहुत कम थी फ्रांसीसियों के पास, और इनके ये अंग्रेजों के मुकाबले इनकी नेवी जो नौसेना वो इतनी अच्छी नहीं थी, इसी कारण पिछड़ते चले गए। बताऊंगा कैसे पिछड़े ये। और इसका फिर दोबारा पुनर्गठन हुआ, क्यों, क्योंकि मामला डाउन चल, डावाडोल हो गई थी हालत इनकी, तो पुनर्गठन हुआ 1720 में, तब थोड़ा सा इनमें जान आई, राजाओं ने और पैसा दिया, सिस्टम को मैनेज किया, शासन प्रशासन को सुदृढ़ किया, काफ़ी चीज़ें की, तब जाकर जान में जान आई कंपनी की। कौन सी कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, FEIC, ठीक है। 1721 से फिर उन्होंने मॉरिशस में कब्जा कर लिया। मॉरिशस एक छोटा सा कंट्री है बर्मा के पास में, साउथ ईस्ट में। और 1725 में मालाबार आइलैंड, वही केरला का समुद्री तट। 1739 के अंदर करिकाल पे कब्जा किया इन्होंने भी, वही तमिलनाडु दक्षिण भारत में। और 1742 में डुप्ले आया था साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रांसीसियों के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत बहादुर था। डुप्ले जो था ये बहुत बहादुर था, और ये कूटनीतिक बहुत अच्छा था, प्लानिंग करके चलने वाला शख्स था। इसके शासनकाल में 42 से 1754 के बीच में इसका शासनकाल रहा था, जिसमें किसने कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। लेकिन समस्या क्या आई, जब इसको वापस बुला लिया गया बीच में से ही, वहाँ से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि ये मेन था, इसको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया था वहाँ पे काम करने का। लेकिन दूसरे बंदे को भेज दिया, काउंटी लालू को भेज दिया, इसको बुला लिया गया, वहीं से ही मामला डाउन हो गया फ्रांसीसियों का, ठीक है। और इसी के साथ ही साम्राज्यवाद का दौर शुरू। अब तक तो ये बिजनेस कर रहे थे, व्यापार तक सीमित थे, इसके आने के बाद में इसने साम्राज्यवादी गतिविधियां बढ़ाई, कब्जा करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे क्षेत्रों के ऊपर जीतना शुरू कर दिया, अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी, ठीक है। और 1746 पे मद्रास पे कब्जा कर लिया इन्होंने। कहाँ कब्जा कर लिया, मद्रास पे। तो ये हमारा इस तरफ का पोर्शन था जो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं सेशन को।
ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया हमारा काम। अब यहाँ पे चलते हैं ब्रिटिश वर्सेस फ्रांसीसी। अब यहाँ पर क्या हो गया साथियों, दो औपनिवेशिक शक्तियों में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? व्यापारिक पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के और व्यापारिक इश्यूज को लेकर के। ठीक है, तो वो ब्रिटिश अपना हाथ आना चाहते थे और फ्रांसीसी अपना हाथ आना चाहते थे जगहों को और व्यापार को। तो फिर उनको दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। शुरुआत कहाँ से साथियों, 3 युद्ध लड़े गए इस चीज़ को लेकर के, दोनों बीच में संघर्ष हुए। 3 युद्ध लड़े गए, कर्नाटक के बोलते हैं। कर्नाटक का पहला युद्ध, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इन 3 युद्धों के बाद में ब्रिटिशर्स पूरी तरह से हावी हो गए थे और फ्रांसीसी बिल्कुल पिछड़ गए थे। और 1764 के बाद में वो उनको सबको बाहर कर दिया। 100 साल लगभग ही राज कर पाए थे, मैनेज कर पाए थे फ्रांसीसी। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध क्या हुआ था? कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ था उसका टाइम पीरियड है 1740 टू 1748 के बीच में। ये क्या था कि साथियों कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। कर्नाटक के ऊपर लेकर के लड़ रहे थे वो लोग। तो मराठाओं ने भी इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप किया उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के, और इन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से उसमें अपनी जानबूझकर टांगे अड़ाई। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने और फ्रांसीसियों ने। तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर के बीच में ये युद्ध चला 1740 से 1748 के बीच में। और लास्ट में यूरोप के अंदर एक्स ला शापेल की संधि हो गई। एक्स ला शापेल एक जगह का नाम है जो कि यूरोप के अंदर है। तो इंग्लैंड, वहाँ पर भी युद्ध चल रहा था, यूरोप में भी इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच में। तो वहाँ पर चूंकि संधि हुई, एक्स लापेल नाम की जगह पर ब्रिटिशर्स में फ्रांसीसियों में संधि हो गई, तो यहाँ पर भी युद्ध ठंडा हो गया। यहाँ पर भी उस संधि की शर्तें यहाँ पर भी मानी गई। एक्स ला शापेल संधि हो गया, मामला शांत हो गया यहाँ पर। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा मामला चला, फिर दोबारा कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ 1751 से 1755 के बीच में। यहाँ पर क्या हुआ था, जो कि कर्नाटक का जो नवाब था ना, उसका नाम था आसफ जा की मृत्यु हुई थी 48 के अंदर। वो उसके जो 2 बेटे थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के झगड़ा हुआ। और बीच में ही इनको मौका चाहिए था, ब्रिटिशर को, फ्रांसीसी हो, ये तो मौका तलाशते हैं कि कहाँ पर हमें टांग उठाने का मौका मिले, तो ये उसमें घुस गए। कौन? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ठीक है, और यहाँ पर फिर इनके अंदर झगड़ा शुरू हुआ, तो मामला चलता रहा, उठापटक चलती रही, और लास्ट में आकर इन दोनों के बीच में फिर संधि हुई, पांडिचेरी की संधि। तब जाकर ये मामला ठंडा पड़ा। सफदरजंग बन जाता है और राजा, लेकिन उसका मर्डर हो जाता है, बाद में दूसरा बनता है। ठीक है, और पांडिचेरी की संधि होती, तब ये जाके मामला ठंडा पड़ता है। और उसी की जैसे ही पांडिचेरी की संधि होती है, उसी के बाद यूरोप के अंदर इनका फ्रांसीसियों का ब्रिटेन का युद्ध शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं 1505 के बीच में से स्टार्ट होता है, जिसको बोला गया सप्तवर्षीय युद्ध। 1755 से लेकर के 1762 तक ये युद्ध चलता है, इसको बोला गया सप्तवर्षीय युद्ध, 7 years वॉर। समझ में आ रही बात? क्लियर? ठीक है, और देखते हैं आगे। अब क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध शुरू होगा। तो यहाँ पर जैसे ये पांडिचेरी की संधि खत्म होती है साथियों, तो सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है। तो इस संधि की कोई वैल्यू नहीं रह जाती फिर यहाँ पे। इस संधि की जो नियम कानून थे, जो संधि रिटर्न में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसकी कोई वैल्यू ही खत्म हो जाती है, वैल्यू नहीं बचती है, क्योंकि झगड़ा शुरू हो गया पहले ही, सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। इसी के बाद जैसे इससे निपटे नहीं कि यहाँ पे फिर दोबारा इनके बीच में इशू, पॉलिटिकल इशू शुरू हो जाते हैं ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में। तो यहाँ पर फिर लड़ा जाता है कर्नाटक का 3rd बैटल ऑफ कर्नाटक का तीसरा युद्ध। 1758 से लेकर के 1763 तक ये मामला चलता है, और फिर लास्ट में संधि होती है, पेरिस की संधि। 1758 के अंदर सुलझाने के लिए वहाँ का शासक काउंट डी लाली को भेजता है। काउंट डी लाली जो कि होता है फ्रांस का एक क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। उसकी लीडरशिप के अंदर बहुत सारी सेना को भेजता है, जहाज़ों को सुसज्जित करके भेजता है फ्रांस का राजा जीतने के लिए। लेकिन मामला सेटलमेंट हो नहीं पाता इनका। 58 के अंदर आता है, 58 से लेकर 1763 तक 1763 तक ये मामला चलता रहता है, इनका युद्ध चलता रहता है। और लास्ट में पेरिस के अंदर जाकर के फ्रांस की राजधानी जो कि पेरिस में जाकर संधि होती है, तब जाकर मामला ठंडा पड़ता है। तो ये 3 मेन युद्ध है, 3 मेन संधियाँ हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। मैच मेकिंग बहुत आते हैं ये। ठीक है, आगे क्या हुआ? यहाँ तक चल गया, हो गया मामला। ठीक है, अब क्या होता है आगे जाकर फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या क्या थे, कि कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से फ्रांसीसी सफल नहीं हो पाए और ब्रिटिशर्स लोग जो है वो सफल हो गए थे। तो क्या था साथियों कि
डुप्ले की वापसी, मैंने बताया ना अभी, डुप्ले की वापसी बहुत टर्निंग पॉइंट था इनके लिए, जो कि इन्होंने 1754 के अंदर पांडिचेरी का जब संधि होती, सेकंड बैटल ऑफ चल रहा था मामला, कर्नाटक जो दूसरा युद्ध चल रहा था पूरा होने से पहले ही इसको बुला लिया गया, डुप्ले को 1754 के अंदर डुप्ले को बुला लिया। तो मामला ओबीसी बात करेगा, एक तो बंदा 20 करीब 15-20 साल से काम कर रहा हो, उसका एक्सपीरियंस सोचने समझने का नजरिया अलग होता है। एक तो वहीं उसको हटा कर कोई नए बंदे का अपॉइंटमेंट कर दो वहाँ पर, तो नया बंदा तो नए सिरे से सिस्टम को शुरू करेगा, उसका एक्सपीरियंस भी नहीं उतना है वहाँ का। काउंटर लाली को भेजा, काउंटर लाली को एक्सपीरियंस नहीं था, तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया। दूसरा, इनकी सरकार जो थी वो सपोर्टिव में नहीं थी उतनी ज़्यादा जितने कि ब्रिटिशर्स की सरकार सपोर्टिव में थी। तीसरा, ब्रिटिशर के पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, क्यों टैक्स रेवेन्यू उनका उगाते थे और उसी में से ही अपना मैनेज करते थे बहुत अच्छा। ये उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास सोर्सेज कम थे, पैसा कम था, सरकार कम ध्यान दे पा रही थी इनकी फ्रांसीसियों की, और ब्रिटिशर्स की सरकार ने इनको फुल सपोर्ट दी पीछे से, बैकअप अच्छा था इनका। तो बैकअप अच्छा है तो साथ ही आदमी जीत जाता है, ऑब्वियस बात है। आपके पीछे आप बैकअप हो, आपको लड़ाई को कोई भी लड़ाई, जैसे मान लो आप नेट एग्जाम का क्रैक करने के लिए जा रहे हो, आप घर की तरफ से बिल्कुल फ्री हो, आपको घर वाले बोल दे हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं आप करो, हम आपको पैसा भी लगाएंगे और आपको स्पेस भी देंगे, आप घर की चिंता मत करो, आपने खाली पढ़ाई ही करनी है। तो एक चीज़ के ऊपर जब डिपेंड होकर इंडिपेंडेंट होकर आदमी काम करता था तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है। मजा आ रहा है ना, जीतने की संभावना बढ़ जाए, सफलता की संभावना बढ़ जाती है वहाँ से। लेकिन आपके पास अगर घर में मैनेजमेंट सही नहीं है आपका, पैसों की कमी है, सोर्सेज आपके पास कम है, तो आपका ध्यान कहाँ ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई में रहेगा या वहाँ पर रहेगा। सब समझदार हो, हायर एजुकेशन स्टूडेंट हो, सबके घरों में यही हालात है। टू द प्रैक्टिकल बात करता हूँ साथियों में, कोई थ्योरिकल बात नहीं होती, अपने पास अपना खुद का एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हार मत मानिए, लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया, ये काउंट लाली को यहाँ बुला लिया जाता है, काउंट लाली आता है 1758 के अंदर, और ये फिर अब मैनेज को संभालते हैं, संभाल नहीं पाता है और उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है यहाँ पर 1764 तक ये लगभग पिछड़ जाते हैं फ्रांसीसी, ठीक है, पिछड़ जाते हैं, कोई खास रह नहीं जाता। उसके बाद आते हैं डेन्स। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है वो आती है डेनमार्क से। 1616 के अंदर की स्थापना हो जाती है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, डेनमार्क से जो आए थे लोग। तो बताइए डच कहाँ से आए थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इन्होंने भी अपने शासन को मैनेज करना शुरू किया। क्या किया इन्होंने, 1620 के अंदर ट्रैंकोबार पे कब्जा किया, तमिलनाडु में जो की है, और ये मिशनरी गतिविधियों में ज़्यादा ध्यान देते थे। साथ ही मिशनरी गतिविधि बोले तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में ज़्यादा ध्यान रहता था इनका। ब्रिटिशर्स भी ऐसे ही आए थे, बन के व्यापारी थे, लेकिन पीछे मिशनरी आए थे उसके पीछे, एजुकेशन के नाम पे, धर्म प्रचार करने के नाम पर उन्होंने धीरे धीरे लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। साथ यही कारण है कि सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आपको दक्षिण भारत में मिलेंगे, केरला और कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका के अंदर तो हिंदू माइनॉरिटी में आ गया है साथियों, 30% मुस्लिम, 30% क्रिश्चियन और 40% इंडियन हिंदू। केरला कर्नाटक में बहुत बुरा हाल है, कुछ छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ आजकल ओपन है। सतयुग का जमाना आ गया है, गूगल गुरु के चेले हो, आप देख सकते हो। थोड़ा सा देश और समाज के बारे में अवेयर भी रहा करो, मामला चल क्या रहा है, जगह जगह पोर्ट्स बन गए हैं। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है खैर, लेकिन अवेयर रहना चाहिए आदमी को, देश जा कहाँ रहा है। मिशनरी गतिविधि शुरू कर दिया, लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया, लोगों को ईसाइयत बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ठीक है। और 1755 के अंदर उन्होंने क्या किया, सेरामपुर जो कलकत्ता के पास में सेरामपुर जगह है, यहाँ पर वे अपनी व्यापारिक बस्ती बसाई। अंग्रेजों ने सूरत में बसाई थी, इन्होंने कहाँ बसाई, सेरामपुर कलकत्ता के पास जो वहाँ पर अपनी बस्ती बसाई, यहाँ पर व्यापारिक बस्ती बसाई। और लास्ट में फिर कुछ ज़्यादा खास इनसे हो नहीं पाया, तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, 1854 के अंदर ब्रिटिश सरकार को अपनी कंपनी बेच दी। क्या बेच दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया ब्रिटिश सरकार को 1854 के अंदर, और अपना ताम तमेरा साफ करके निकल लिए। नहीं चल पाया ज़्यादा इनका मामला।
तो ये थी मेन व्यापारिक कंपनियों के बारे में, हमने इनका पूरा चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो जाता है। मेन व्यापारिक कंपनी कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियाँ कब आई, कब उनका गठन हुआ था, कहाँ से आई थी, शासन प्रशासन कहा था, कहाँ पर उन्होंने अपना पहला कारखाना खोला, कैसे उन्होंने प्रशासन को चलाया और मैनेज करा, और धीरे धीरे कैसे उनका फैलाव हुआ, कौन से वो व्यापार क्षेत्र में काम करते थे, इंपोर्ट क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे, सबको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इसको आप और अच्छे से देख लीजिए, डिटेल डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लीजिए, मेन फैक्ट मिलेंगे वहाँ पे आपको, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो कल हम इसके बारे इसके टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा करके देखेंगे कि भारत के अंदर जब ईस्ट इंडिया जो व्यापारिक कंपनी आई थी, तो उसमें भारतीय समाज में क्या दशाएं थी, भारत में समाज कैसा था, भारत के राज्यों की स्थिति कैसी थी, भारत की स्थिति कैसी थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, सबको पता है। सभी अपने अपने पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के एक दूसरे लड़ते रहते थे, क्षेत्रों को लेकर के, ज़मीन को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के, पैसों को लेकर के, और विभिन्न प्रकार के कारणों से अपन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और ब्रिटिशर्स को जैसा वो सही क्या है ना कि दो भाई जो लड़ते हैं ना, तो तीसरा बंदा उसका बेनिफिट ढूंढता है, उसमें अपना बेनिफिट ढूंढ लेता है, और दोनों की गलतियों का फ़ायदा तीसरे लोग उठा ले जाते हैं साथियों। इसलिए यूनिटी रहो जहाँ तक हो सके, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, सही कहा किसी ने, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो साथियों लगे रहिए अपने स्टडी के अंदर, आपका भाई आपके साथ में कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए। गूगल मीट संडे को होगी, ज़्यादा डिस्कस को हम संडे को रात को 9 बजे गूगल मीट करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। रात को 9 बजे आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। अपना टाइम और थोड़ा टाइम सभी के लिए रिजर्व रखिए, शॉर्ट में अपना काम करिए, और पूरी मीटिंग को अटेंड किया करो साथी, बीच में छोड़ के मत जाया करो। यार जो एक बंदा 1 घंटे का अटेंड नहीं कर सकता सेशन, वो क्या 6 महीने हमारे साथ डटा रहेगा मैदान में, मैं तो ये सोचता हूँ। तो लग रही स्टडी के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के साथी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।